हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको अवकल समीकरण को दो विधियों से हल करने की विधि बताई थी। पहले था पृथक्करणीय यानी सेपरेबल मेथड और दूसरा था आपका होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरणों को हल। अब मैं आज आपको तीसरी प्रकार के रैखिक समीकरणों को हल करना बता रहा हूँ। वो है आपका रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप वाला अवकल समीकरण प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, ऐसा समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण जो dy बटे dx धन पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का होता है, उसको कहते हैं प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। इस रूप का जो समीकरण होगा वो रैखिक अवकल समीकरण होगा जहां p तथा q ये क्या हो सकते? दोनों के दोनों अचर। अचर मानी कोई संख्याएं हो सकती हैं या x के फलन। x के फलन माने जो x में, जैसे 2x हुआ, e की घात x हुआ, log x हुआ, cos x हुआ, यानी x के फलन जो हैं होते हैं। फिर से सुन लीजिए, dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप वाला अवकल समीकरण प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, जहां p और q या तो दोनों के दोनों अचर हैं यानी संख्याएं हैं या x के फलन है, x के फलन। ठीक हो गया। एग्जाम्पल फॉर, एक एग्जाम्पल है dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर देख लीजिए, अगर इसकी इस रैखिक अवकल समीकरण से तुलना की जाए तो यहां पर y का गुणांक p, तो y का गुणांक p का मान कितना होगा? यहां पर 1 होगा, क्योंकि y का कोई गुणांक दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 है। 1 गुणा y होता है 1, तो p बराबर इसमें हो जाएगा 1, q बराबर हो गया साइन एक्स। तो देखिए 1 ये कांस्टेंट है या ये जो है आपका x का फलन है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, dy बटे dx प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू e की घात x। अगर इसकी तुलना हम इस अवकल समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर देखिए p के स्थान पर है 1 बाई एक्स, इसका मतलब p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और q के स्थान पर है e की घात x, यानी ये दोनों x के क्या है? फलन है। या तो दोनों के दोनों अचर हो सकते हैं या कोई भी अचर या x का फलन हो सकता है। एक और मैंने आपको बताया, तीसरा एग्जाम्पल, dy बटे dx प्लस y बाई एक्स लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ पर देख लीजिए y का गुणांक क्या है? y को अगर इससे अलग कर दें आप तो y का गुणांक हो जाएगा 1 बटे एक्स लॉग x, तो ये p का मान हो जाएगा x लॉग x और q की जगह पे हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो इस प्रकार का जो अवकल समीकरण होता है dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जो है एक घातीय जो है आपका रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। और मैंने बता दिया p और q क्या होते हैं? या तो अचर होते हैं या तो x के फलन होते हैं। कभी कभार कुछ प्रश्नों में जो है क्या होता है, ये अवकल समीकरण दूसरे रूप का भी होता है। dy बटे dx की जगह पे क्या होता है? देख लीजिए, ये दूसरा रूप है इसका dx बटे dy प्लस px बराबर q। यहाँ देख लीजिए, इसमें dy बटे dx था और प्लस py था, और इसमें जो है dx बटे dy है प्लस px बराबर q। तो यहाँ पर p और q क्या हो जाएंगे आपके? p जो है उसमें जो है p और q अचर, तो इसमें भी p और q अचर हो सकते हैं, या ये दोनों y के फलन होंगे। इस बार देखिए dy बटे dx में p और q जो है दोनों या तो अचर थे या तो x के फलन थे, और अगर ये जो है dx बटे dy है तो ये p और q क्या होंगे? y के फलन होंगे या अचर होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल, dx बटे dy प्लस x इज इक्वल टू कॉस y। तो देख लीजिए, इसकी अगर इससे तुलना की जाए अवकल समीकरण से, ये रैखिक अवकल समीकरण, तो p के स्थान पे या x का गुणांक यानी कुछ नहीं मानी 1,
तो p बराबर 1 और q बराबर है cos y। या इसी प्रकार से dx बटे dy प्लस माइनस 2x बटे y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस वाई। तो देख लीजिए, अगर इस समीकरण की हम रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करें तो x का गुणांक यानी p x के साथ क्या है -2/y, -2/y। तो p बराबर हो जाएगा -2/y और q बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस वाई। तो इस प्रकार के दो टाइप के जो है रैखिक अवकल समीकरण हो सकते हैं, उसमें आपने p और q का मान जानना है। अब देखो इनको हल कैसे किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि क्या किया जाता है। सर्वप्रथम जैसे मैंने अभी आपको 5 अवकल समीकरण बता दी, 2 और ये 3 पहले बताई। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो ये अवकल समीकरण है इसकी जो है आप जो रैखिक अवकल समीकरण का जो व्यापक रूप है dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करके p तथा q के मान ज्ञात करते हैं। अगर आपको अवकल समीकरण ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको इस ये जो रैखिक अवकल समीकरण है कि उसमें p तथा q का मान जो है आप जो है ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है समाकलन गुणक यानी IF कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन फैक्टर IF का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, देख लीजिए। IF बराबर होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx यानी e की घात p dx। सब उसके बाद आपने जब p और q के मान ज्ञात कर दिए हैं तो उसके बाद आपने IF यानी इंटीग्रेशन फैक्टर यानी समाकलन गुणक का मान ज्ञात करना पड़ता है। और ये कैसे होता है, समाकलन गुणक का मान क्या होता है, e की घात में इंटीग्रेशन p dx होता है, इसको ज्ञात करते हैं। और फिर जब आपका IF निकल गया उसके बाद अंत में ये समीकरण के द्वारा कि y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx बराबर c द्वारा जो है इस समीकरण में इसका को जो है क्या किया जाता है, हल किया जाता है। वो y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। तो इसमें आपको IF का मान निकाल के और फिर इसका मान आपको समीकरण को ज्ञात करना होता है। आपको जो है इस प्रकार से आपको जो है समीकरण का हल जो है आपको इस अवकल समीकरण का हल आपको ज्ञात हो जाएगा। यदि आपका जो है अवकल समीकरण में dx बटे dy हो, माना यदि जो है आपका अवकल समीकरण इस रूप का हो dx बटे dy धन px बराबर q के रूप का हो, तो आपको p और q वैसे ही निकालने पड़ेंगे। फिर इसमें IF बराबर क्या हो जाएगा, e की घात इंटीग्रेशन p dy। देखो dy बटे dx में तो p dx था और dx बटे dy वाले में e की घात जो है p dy हो जाएगा आपका। ये तो अपने आप ही पता चल जाता है कि p किसका फलन है, तो उसी अगर x का फलन है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, y का फलन है तो y के सापेक्ष होगा। तब जो है हल कैसे करेंगे, उस पिछले वाले में आपका y इंटू पिछले वाले में क्या था आपका y इंटू IF, तो इसमें y इंटू IF ना होकर के इसमें क्या होगा x इंटू IF इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू IF dy और प्लस c। इस प्रकार से तो देख लीजिए, जब भी परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो पहले उसको ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं ये सेपरेबल, पहला मेथड जो है आपका पृथक्करणीय है जिसमें आसानी से x और y को हम जो है dx और dy के साथ अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कर पाएं इसका मतलब जो है वो जो है क्या है, पृथक्करणीय विधि से करेंगे। दूसरा, अगर वो पृथक्करणीय नहीं है तो होमोजीनियस, जैसे होमोजीनियस मानी x और y की घात समान, जैसे मैंने आपको बताया जैसे dy बाई डी इसकी तो कोई घात नहीं है, ये देखो y की घात 1 है, इसमें ये cos x है, ये भी जो है आपका जो है क्योंकि ये कोण ये वो है त्रिकोणमिति है, इसकी भी कोई घात, तो ये वैसे भी जो है ये होमोजीनियस जो है ये भी नहीं है, इसमें 0 घात होगी, इसमें 0 होगी। तो क्या करते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो फिर अगर इस रूप का है या अगर इस रूप का नहीं दे रखा तो इस रूप का बनाया जा सकता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि रैखिक अवकल समीकरण dy बटे dx माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो है आपको जो है हल करना है। तो कैसे करेंगे, इस समीकरण की आपको जो है क्या करना है, वो जो हमारा जो है व्यापक अवकल समीकरण है रैखिक dy बटे dx प्लस पी वाई
इज इक्वल टू क्यू से तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए डी वाई बटे डी एक्स जो हमारा जो है देख लीजिए रैखिक जो हमारा व्यापक रूप है वो है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू है आपका। देखो तो इससे इसकी अगर आप तुलना कर देंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ दिखाई दे पी की जगह पे जो है p मीन्स y का गुणांक वो है आपका -1, तो p इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और q के स्थान पे हो जाएगा cos x। तो मैंने अभी बताया था सबसे पहले हम p और q का मान ज्ञात करेंगे इससे तुलना करने के बाद। इसके बाद क्या करना था, नंबर 2 पे इंटीग्रेशन फैक्टर यानी समाकलन गुणक ज्ञात करना है। समाकलन गुणक कैसे ज्ञात करते हैं, इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो बराबर हो गया ई की घात इंटीग्रेशन p का घात है मान है -1 dx, तो इज इक्वल टू -1 का जो है इंटीग्रेशन होता है x, तो -x, तो आपका IF का मान हो गया यानी इंटीग्रेशन फैक्टर का मान हो गया ई रेज़्ड टू पावर -x। इसके बाद देख लीजिए ये इस समीकरण के द्वारा हल करते हैं, इसलिए y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, इससे हल करते हैं इसको। तो देखो y की जगह पे y आया इंटू IF का मान है ई रेज़्ड पावर -x इज इक्वल टू q का मान हमने यहाँ पर देखो q का मान जो है यहाँ पर cos x है, cos x इंटू ई रेज़्ड टू पावर -x dx प्लस c, इसको मैंने एक भी लिख दिया। इसकी एक वो जो है देख लीजिए यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनके लगातार इंटीग्रेशन, ये समाप्त न होने वाले इंटीग्रेशन है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो इसको अलग से एक बार जो है आई लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यही पर डायरेक्ट किया, देख लीजिए कैसे किया। और y इंटू ई रेज़्ड पावर -x इज इक्वल टू, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया, 2 के ये जो है आपका 2 के गुणनफल के रूप में है, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तो पहले का पहला यानी cos x हो जाएगा इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी जैसे ये दूसरे का इंटीग्रेशन, तो e की घात -x का इंटीग्रेशन होता है -e रेज़्ड टू पावर -x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन, पहला है आपका cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है -sin x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन ई रेज़्ड पावर -x का -e रेज़्ड पावर -x, और ये dx इसलिए है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा है, और प्लस c। ये देख लीजिए दो फलनों के गुणनफल का, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि दो फलनों के गुणनफल का जो है समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन dx और प्लस c। और देख लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे रहा, इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने ये माइनस है तो माइनस ई रेज़्ड टू पावर -x cos x हो गया माइनस, देख लीजिए यहाँ पर ये देखो इसको जो है कि ये आपका जो है ये माइनस जो है ये यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेशन होना है, देख लीजिए ये माइनस क्यों हुआ, 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, तो 3 माइनस का माइनस हो गया, तो साइन x और ई रेज़्ड पावर -x और dx हो गया, साइन x ई रेज़्ड पावर -x dx और प्लस c हो गया। फिर से क्या करना है, इस पे सूत्र लगाना। मैंने आपको बताया था कि पिछली बार जब हमने इस टाइप के प्रश्न हल किए थे तो इसको दोबारा जो है इसको आई लेते हैं, आई इस वाले को आपने आई लेना था, आई लेके इसका इंटीग्रेशन करना था, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर यही प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, फिर से देख लीजिए मैंने फिर से इसका इंटीग्रेशन दोबारा किया है। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसे रहा, ये वाला पद वैसे का वैसे है, माइनस ई रेज़्ड पावर -x cos x माइनस, देख लीजिए यहाँ पर भी इसको पहला लेंगे इसको दूसरा लेंगे, तो देख लीजिए ये देखो क्या होता है, फिर से पहला यानी साइन x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी e की घात -x का माइनस ई रेज़्ड पावर -x है माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी साइन x का जो है क्या हो गया cos x हो गया इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन मानी e की घात -x का जो है माइनस ई रेज़्ड पावर -x dx। तो वहां पर इसको अगर जब आप आई लेते तो ये फिर से प्राप्त हो गया, देख लीजिए जिसका आपने किया था ये फिर से आपका जो है प्राप्त हो गया आई, लेकिन मैंने इसको अलग से नहीं लिया। अगर आप चाहते तो ऐसा हो सकता था कि
अगर मैं थोड़ा जो है आपको जो है इसका जो है डिटेल बता दूं, अगर आप ऐसा करते इसको, अगर इसका अलग से इंटीग्रेशन लेते, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, अगर आप ऐसा लेते तो क्या होता, अब इज इक्वल टू ये पहला यानी कॉस एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ई की घात माइनस एक्स का जो है माइनस इसका दूसरे का इंटीग्रेशन होता है तो ई की घात माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका डी एक्स। तो बराबर ये हो गया, ये मैंने कर भी रखा माइनस, ये माइनस ये वाला चिन्ह है ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, एक माइनस दो माइनस तीन माइनस, तो माइनस हो गया आपका। चलो मैं यहाँ पर सीधे कर रहा हूँ, पहला मैंने साइन एक्स माना, दूसरा में ई रेस्ट पावर माइनस है, ये तीनों माइनस यहाँ जो है समाप्त हो गए, ये माइनस बन गया, माइनस 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 का माइनस आ गया। चलो मैं एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, ये हो गया आपका साइन एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जैसे कि तैसा आएगा कि माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ माइनस की वजह से, यहाँ पर इसको पहला इसको दूसरा, तो पहला यानी साइन एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन ई रेज टू का पावर माइनस एक्स का माइनस ई रेज टू पावर एक्स होता है, और ये हो गया आपका डी एक्स। अरे कोष्ठक भी बंद हो गया, तो बराबर देख लीजिए, और इसको मैंने आई लिख दिया, आई माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये देखिए इसका हो गया आपका ये माइनस, और माइनस का ये हो गया प्लस साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आपका हो गया। देख लीजिए इसका क्या हो, देखो माइनस एक माइनस दो माइनस, देख लीजिए इस वाले के लिए बोल रहा हूं मैं, इस वाले के लिए एक माइनस तो बाहर से है, एक माइनस ये है, दो माइनस और तीन माइनस, तो तीन माइनस का माइनस हो गया। अभी देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी ये वाला फिर से आपको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर ये वाला प्राप्त हो गया कॉस एक्स ई रेज टू पावर, यानी आई प्राप्त हो जाएगा। तो यानी आई बराबर हो गया आपका ये जैसे कि तैसा उतारेंगे आप इन दोनों को, ये माइनस आई हो गया, ये फिर से क्या प्राप्त हो गया आई, इस आई को आप लेफ्ट साइड में तो 2i बराबर ये हो गया, और i बराबर था 1/2 इस प्रकार से। लेकिन मैंने यहाँ पर इतना लंबा ना करके मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए मैंने भी वही किया, ये देखो ये दो बार इंटीग्रेशन हो गया, सिर्फ मैंने क्या किया है यहाँ पर देखिए, ये माइनस ये तो आपका जो है ये वाला y ई रेज टू पावर माइनस एक्स ये हो गया, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स ये हो गया, प्लस देखिए मैंने बताया माइनस माइनस का प्लस हो गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। इसका देख लीजिए ये आपका जो है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, पहले देखो माइनस माइनस और माइनस का माइनस हो गया, ये देखो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये देखो कॉस एक्स ई रेज टू पावर जिसको मैं आई बोल रहा था, तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने अलग से ना करके इसको जो है मैंने क्या रख दिया y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, वरना मुझे ऐसा करना पड़ा जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया, इस प्रकार से करके अलग से करना पड़ता। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि फिर से आप इसके बाद आप इसका दोबारा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। तो देखो ये आपका जो है जहाँ पर ये आया आपका कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, ये समीकरण एक, इसीलिए मैंने ऊपर लिखी थी कि कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको लिखा मैंने y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे लिख दिया y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। और देखो ये लेफ्ट में भी y इंटू ई, जैसे मैंने कहा ना i राइट साइड पर i आता है तो इधर आके वो 2i हो जाता है, तो देख लीजिए ये वाला पद यहाँ पर लिख भी दिया मैंने एक से, ये एक से मैंने यहाँ पर जो है आपका क्या कॉस एक्स, ये यहाँ पर जो हमारा था ये कि कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी ये एक में कॉस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का मान लिखा y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये जब यहाँ लेफ्ट में जाएगा तो दुगना हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, तो 2y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू
ये वाला वैसे लिखा ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ये आपका ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन एक्स से। अब मैंने क्या किया, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का जो है पूरे में भाग दे दिया, तो 2y बराबर हो जाएगा, इसका भी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स समाप्त हो गया, इसका भी हो गया, और इसमें जो है आपका जो है इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ये देखो c के बट्टे में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आ जाएगा, यानी मैंने ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का प्रत्येक पद में भाग दिया, इसका कैंसिल हुआ, इसका भी कैंसिल हुआ, इसका भी कैंसिल हुआ, इसके बट्टे में आ गया, यानी मैंने लिखा भी है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स से भाग देने पर। और y बराबर देखो, ये देखो cos x प्लस साइन एक्स बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा देखो c, ये ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है, माइनस घात जब अंश में जाएगा तो आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लस घात हो जाएगी, तो c ई रेस्ट पावर जो है आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, c ई रेस्ट पावर x आपका। इस प्रकार से आप बोलेंगे कि इसके बट्टे में 2 क्यों नहीं हुआ, तो 2 इसके बट्टे में भी आप लिख सकते थे, तब आपको यहाँ से c की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, c1 लिखना, क्योंकि c बट्टे 2 होगा तो वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, इसलिए मैंने इसके बट्टे में 2 नहीं रखा। तो इस प्रकार y बराबर cos x प्लस साइन एक्स बाई 2 और c प्लस c ई रेस्ट पावर x, यह दिए हुए अवकल समीकरण का जो है क्या है, आपका अभीष्ट हल है। इसी प्रकार से मैं आपको एक जो है छोटा सा सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 20 बता रहा हूं, x dy बटे डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है क्यों, इसलिए नहीं है कि ये dx इसके साथ y के साथ आ सकता है, तो ये सेपरेबल भी नहीं है, समघाती इसलिए नहीं, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 2 घात हैं, तो ये जो है रैखिक अवकल समीकरण है। तो क्या करते हैं, ये x का भाग दे देंगे, हम जो है x इधर ले जाएंगे, तो x का भाग दे देंगे प्रत्येक पद में, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे डी एक्स धन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x से भाग देंगे क्योंकि प्रत्येक पद में देना पड़ेगा, ये x हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 2 बटे एक्स इंटू वाई अलग लिखा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे, तो x ये x का भाग दे दिया, इसको हटाने के लिए x का भाग दे दिया हमने इसमें, तो ये आपका यहाँ पर 2 बटे वाई लिखा है। देखो जब इसकी हम तुलना करेंगे किससे, इस जो आपका जो है ये अवकल से ये रैखिक अवकल समीकरण है, तो ये dy बटे डी एक्स, ये p की जगह पे है 2 बटे एक्स, तो p बराबर 2 बाई एक्स हो गया और q बराबर हो गया x। इसलिए आप उसके बाद क्या निकालेंगे, IF इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2 बटे एक्स। देखो ई रेस्ट पावर 2 बटे एक्स है जो है किसका मान, p का मान और dx। अब देखिए 2 बटे एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, यार देखिए 2 तो अलग कर दीजिए, 1 बटे एक्स है, 2 अलग अलग कर देंगे, ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 2 log x हो गया, ये 2 log x इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो ये 2 है, ये log जो m की घात n वाला सूत्र है, तो n आगे आ जाता है, तो इसको मैं इधर ले गया, तो ये हो गया e की घात log x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी घात क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो है log m की घात n बराबर होता है आपका n log m। तो देखो जब ये घात आगे आ सकती है तो यही घात में भी जा सकती है, तो n यहाँ पर मैंने 2, तो log x स्क्वायर। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखियो, अगर e की घात में log x स्क्वायर हो, log हो, तो क्या होता है, इसका मान e और log ये एक दूसरे के जो है रिवर्स होते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसका मान केवल x स्क्वायर हो जाता है, यानी जो log के साथ जो आगे है उस वो हो जाता है, तो e की घात log x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, e और log जो है ये समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका IF बराबर हो गया आपका x स्क्वायर। इसलिए हमने सीधे सूत्र लिख दिया y इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c हो गया, y इंटू IF का मान x स्क्वायर है, इज इक्वल टू q का मान जो है आपका x है, x इंटू IF मानी x स्क्वायर जो हमारा आया dx प्लस c, और ये देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये x क्यूब है, x त्रिघात है, x त्रिघात का इंटीग्रेशन होता है x रेस्ट पावर 4/4 हो जाएगा आपका, प्लस c हो जाएगा आपका, प्लस c, और देख लीजिए हमने ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हटाना है, यानी पूरे में हम एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो y बराबर हो जाएगा आपका, जब हम इसमें देंगे तो x इस चतुर्घात है ये, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस c एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और आप चाहें और y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये एक्स स्क्वायर को जो है आप जो है ऊपर ले जा सकते हैं अंश में, तो (c(x⁻²). तो ये जो है अभीष्ट अवकल समीकरण क्या क्या है, एक हल है। इसके बाद जो है अन्य प्रश्नों को मैं आपको अगली वीडियो क्लिप में बताऊंगा। ओके।